Everyone, how are you all? I hope you all are very well. And now today I'm going to teach you the very fantastic topic. Topic is very important. Guys, टॉपिक को समझने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और विदाउट स्किपिंग द वीडियो यू शुड जस्ट कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द होल टॉपिक। अगर आप पूरे टॉपिक को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो गाइज स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा एंड डेफिनेटली आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड द मैनी मोर थिंग्स। यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इंग्लिश कि हम क्या होता है कहीं कहीं कुछ जगहों पे हम फंस जाते हैं। रीज़न इज़ दैट वी आर नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन द सिंपल कॉन्सेप्ट। हम सिंपल कॉन्सेप्ट को ना समझ करके हार्ड चीज़ों की तरफ भागते हैं। वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द ट्रांसलेशन। दैट इज़ द बिग रीज़न मैनी ऑफ द स्पीकर्स दे कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। उनके लिए क्या होता है कि स्पीकिंग इज़ जस्ट लाइक अ बग, भी उनके लिए हवा बन जाती है इंग्लिश। तो गाइज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये टॉपिक शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू से टू ऑल माय स्टूडेंट्स जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं, लास्ट आपने क्लासेस मेरी अगर अटेंड नहीं की हैं तो आप लास्ट मेरी क्लासेस ज़रूर देखें, वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें कुछ मैं ऐसे ही भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसको कि अगर आप फॉलो करके चलते हैं तो आपको टॉपिक बहुत ईजिली समझ में आएगा पहली चीज़ तो, और अब बाकी के आपके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, जो सारे डाउट हैं अब तक के, वो सारे क्लियर होते हुए चलेंगे। सो गाइस जस्ट डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच द वीडियो टिल एंड। लास्ट तक ज़रूर वीडियो देखें। कॉज ऑफ आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन द थिंग्स, आई वॉन्ट टू जस्ट एक्सप्लेन द सम बेसिक पॉइंट्स ऑफ द इंग्लिश कि वाइल स्पीकिंग दिस पर्सन दे आर डूइंग सम मिस्टेक्स। इंग्लिश बोलते दौरान क्या होता है कि काफ़ी सारी हम मिस्टेक्स करते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वो मिस्टेक्स करते हैं। इफ़ यू जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट सो यू कैन ईजिली मेक द सेंटेंस एंड यू कैन जस्ट अप्लाई इन योर डेली लाइफ एंड यू कैन अंडरस्टैंड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जस्ट लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो गाइस टुडेज टॉपिक इज फ्यूचर। दिस इज फ्यूचर। व्हाट इज फ्यूचर? फ्यूचर होता क्या है? यानी कि अगर हम हिंदी में बात करें तो भविष्य, हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं ना। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फ्यूचर। आज हम फ्यूचर की बात करेंगे कि फ्यूचर के सेंटेंसेस को हम किस तरीके से बोलते हैं और फ्यूचर के सेंटेंस अगर हमें बनानी हो तो हम किस तरीके से सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो सबसे पहले फ्यूचर समझने के से पहले अभी हमने जो लास्ट हमारा जो टॉपिक था पास्ट का था, अभी तक हमने प्रेजेंट पढ़ लिया है, पास्ट पढ़ लिया है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फ्यूचर। तो फ्यूचर के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हम क्या क्या चीज़ों को यूज़ करके चलते हैं। फ्यूचर में सबसे पहली चीज़ हम सेंटेंस को कैसे बनाते हैं और क्या यूज़ होता है। आपने विल का नाम सुना होगा, ठीक है। आपने शैल का भी नाम सुना होगा। ये दो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपने सुने ही होंगे, ये दो ऐसे वर्ड, ठीक है। विल और शैल, इन दोनों का ही रिलेशन अगर हम बात करें तो फ्यूचर से है। ये दोनों फ्यूचर में ही यूज होते हैं। शेल की अगर मैं बात करूं तो शेल जस्ट लाइक एज अ द पर्सन हु इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। किसी भी कंपनी में अगर हम बात करें तो दो लोग काम करते हैं, कोई एक ज्यादा काम कर रहा है, कोई एक कम काम कर रहा है। जो कम काम करता है हम उसे कम सैलरी कर देते हैं और जो ज्यादा काम करता है उसे हम ज्यादा सैलरी देते हैं। बट जब बात आती है प्रमोशन की तो हर एक बंदा यही चाहता है कि हमारा प्रमोशन हो और हमें ज्यादा सैलरी मिले। तो ऑब्वियसली द कंपनी विल प्रोवाइड द सैलरी टू दैट person who is just more capable and who is just working with the company and he is giving the 100%. So obviously ये चीज देखी गई कि एक दिस इज द स्टोरी, दिस इज नॉट द ट्रू थिंग। समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ। सेम इसी तरीके से लैंग्वेज में क्या हुआ कि विल का यूज ज्यादा होने लगा लैंग्वेज में तो इसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलने लगी। शेल का आपने देखा होगा कि लैंग्वेज में बहुत रेयरली, वेरी रेयरली वी यूज शेल। इसलिए हम शेल की आज बात नहीं करेंगे, बट शेल का यूज भी फ्यूचर में होता है। साथ ही साथ इसका यूज हम जो करते हैं, हम इसका यूज पोलाइटनेस के लिए भी करते हैं। तो टुडेज टॉपिक इज नॉट द शेल, टुडेज टॉपिक इज विल। तो विल समझ में आ गया होगा कि विल क्या है, एक फ्यूचर का टाइम वर्ड है। यानी कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, इफ यू आर जस्ट आई एम मेकिंग द सेंटेंस एनी व्हाटएवर आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, सो दैट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द विल। हम उसको विल से रिलेट करके चलेंगे। इफ देयर इज अ विल इन अ सेंटेंस, इफ यू आर जस्ट मेकिंग सम सेंटेंसेस दैट देयर इज अ विल, दैट मींस कि दिस इज रिलेटेड टू द फ्यूचर। इतना चीज ध्यान रखिएगा, अगर विल आ रहा है तो आपको वहां पे समझ में आ जाना चाहिए कि भैया फ्यूचर की बात हो रही है। क्लियर है? समझ में आ गया। तो विल हमारा क्या है? अब इसके पास देखिए, विल के पास तीन क्वालिटीज हैं, जैसे कि मैंने डू के साथ बताया था, डिड के साथ बताया था। सेम एज विल के साथ भी हमारे पास तीन क्वालिटीज हैं, इसके भी अपनी अपनी तीन क्वालिटीज हैं। आगे आने वाली वीडियोस में आपकी क्वालिटीज के बारे में भी बात करूंगा कि आप में कितनी क्वालिटीज है, सोच के रखिएगा अभी से। विल की अगर हम बात करें, विल हमारा क्या है? एक टाइम वर्ड है। कौन सा टाइम वर्ड है? ये फ्यूचर का टाइम वर्ड है। ये हमारे किसके शो करता है? ये फ्यूचर को शो करता है। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर टाइम वर्ड। क्लियर? फिर एक विल क्या है? एक हमारा एक्शन भी है।
अगर हम अपनी डिज़ायर की बात करें और अगर हम फीलिंग्स की बात करें तो हम वहाँ पे भी इसको यूज़ करते हैं। तो ये जस्ट लाइक एज अ एक्शन इट इज़ ऑल्सो यूज, ठीक है, इसको हम एक्शन की तरीके से भी देख लेते हैं। तो विल हमारा एक एक्शन भी हो जाता है। एक्शंस होते क्या हैं? I told you in my previous videos that means which word is having form, that is called the action। ऐसे वर्ड्स इनकी फॉर्म्स होती हैं, हम जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म अगर बना सकते हैं किसी वर्ड की तो वो फ्यूचर हो, वो सॉरी वो एक्शन होते हैं हमारे। क्लियर? फिर अब हम बात करते हैं और क्या है भाई, फ्यूचर में मुझे किसी चीज़ से भी कंफर्म करना, कुछ भी करना, तो मैं वहाँ पे किसका यूज़ करूँगा? विल का यूज़ करूँगा। कंफर्म कर रहा हूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा? सी डब्ल्यू क्लास वर्क नहीं कहेंगे इसको, हम बोलेंगे कन्फर्मेशन वर्ड। आई थिंक आपको इतनी बातें क्लियर होंगी। गाइज आप इस चीज़ को अगर नोट करना चाहें अपने पास तो नोट करके रख सकते हैं फॉर द फर्दर यूज़। समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट्स अप टू यू ऑल। गाइज तो नाउ अभी हमें विल समझ में आ गया। विल क्या है? विल एक हमारा फ्यूचर टाइम वर्ड है, फ्यूचर टाइम वर्ड है और ये कन्फर्मेशन वर्ड है। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे तरीके से कि फ्यूचर में विल का यूज़ होता है, और जब भी हम अगर फ्यूचर में बात कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, अगर विल आ रहा है तो समझ जाइए कि वहाँ फ्यूचर है। क्लियर? अच्छा, अब मैं एक छोटी सी स्टोरी लेकर के चलता हूँ इसके आगे सेंटेंस को समझने से पहले, एंड इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें कुछ मैं वो कैप्स आपको प्रोवाइड करूंगा। सपोज हम जब जैसे कि हमने बात की थी गाइज पास्ट की, कि पास्ट में हम करते क्या हैं, कोई भी हम स्टोरी अपने बीते समय की कहानी, हम किसी से मिले थे, हम कहीं गए थे, तो वी डिस्क्राइब द थिंग्स इन अ स्टोरी फॉर्म। सो ऑब्वियसली ऑल द थिंग्स इन अ पास्ट, तो हम वहाँ पे पास्ट के सेंटेंसेस में सेंटेंसेस को यूज करते हैं, सेंटेंसेस मेकिंग करते हैं, कौन सी फॉर्म यूज करते हैं। इस पे पूरा एक लेक्चर मैंने दिया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। आई प्रोवाइड द लिंक इन अ डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो प्रोवाइड इन आई बटन। सो गाइज ये तो गई हमें पास की। जब फ्यूचर से भी हम कई बार होता है कि फ्यूचर की जब हम बात करते हैं, वी आर जस्ट प्लानिंग समथिंग लाइक, ऐसा समझ लेते हैं कि सपोज ये मिस्टर ए हैं, ठीक है, ये मिस्टर ए हैं और ये मिस्टर बी हैं, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब ये दोनों अच्छे दोस्त हैं तो ऑब्वियसली अगर कहीं भी आना जाना होगा तो हम अपने दोस्तों के साथ ही करते हैं। तो ये मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों की अगर हम बात करें तो अब ये क्या हुआ कि अब जैसे कि नाउ दिस इज द टाइम ऑफ द विंटर, विंटर सीजन चल रहा है इस समय। अब मोस्टली हम प्लान्स करते हैं कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, कहीं बाहर चलते हैं। मोस्टली लोगों के प्लान इस समय होते हैं हिल स्टेशन के। तब ए ने बी से कहा कि भाई अचल शिमला चलते हैं, शिमला में भी अच्छी बर्फबारी हो रही है, स्नोफॉल बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा, बर्फबारी को क्या कहते हैं? मोस्टली स्टूडेंट को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता दूं, दैट इज कॉल्ड स्नोफॉल। ठीक है, बर्फ गिरना। अब आइस फॉल मत बोलिएगा, ठीक है, क्योंकि आइस हमारी फ्रिज में जमती है और ये जो बर्फबारी होती है ये स्नोफॉल होता है। ध्यान रखिएगा, आइस फॉल मत भूलिएगा। आइस फॉल जो होता है वो ग्लास में होता है, शरबत के हमारे, और स्नोफॉल जो होता है हमारा वो हिल स्टेशन पे होता है। ठीक है, तो अब ए ने बी से कहा भाई स्नोफॉल हो रहा है, बहुत अच्छा, एक काम करते हैं दोनों हम लोग चलते हैं। तो ना ठीक है चलते हैं। अच्छा बोले कौन कौन चलेगा? तो गए भाई मैं तो चलूंगा। इसने बोला मैं तो जाऊंगा, मैं चलूंगा। बात एक ही है, मैं चलूंगा मैं जाऊंगा एक ही बात है, मतलब जाने की बात हो रही है, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है। तो अब ये जो सेंटेंस यूज कर रहा है ये आंसर किसको दे, इसमें देगा कि मैं जाऊंगा। तू तू जाएगा? हाँ मैं जाऊंगा। अच्छा, तो फिर अब जाने की बात हो रही तो शॉपिंग भी करेगा? तो शॉपिंग करेगा? हाँ मैं शॉपिंग करूंगा। अब यानी कि ये इसको क्वेश्चन कर रहा है और ये इसको आंसर दे रहा है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे जो एक डिस्कशन हो रहा है वो किससे रिलेटेड हो रहा है? वो फ्यूचर से रिलेटेड हो रहा है। किससे रिलेटेड हो रहा है? फ्यूचर से रिलेटेड हो रहा है। अब फ्यूचर की मैंने कुछ आपको ये सेंटेंस अब ये पूछेंगे कैसे कि मैं जाऊंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं यानी कि आए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अपनी, तो यहाँ मैं अपने लिए बोलूंगा तो मैं किसका यूज करूंगा? मैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आई, मैं। ऑफ मैंने आपको बताया विल है तो यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है। अब यहाँ पे रखना क्या है, हमें एक्शन पे ध्यान देना है कि यहाँ एक्शन की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है? फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। आपने मेरा डू वाला यानी प्रेजेंट वाला जो वीडियो देखा होगा कि डू का हम यूज कैसे करते हैं, एक्शन को हम कैसे यूज करते हैं, वो आपको देखा होगा तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल ईजिली समझ में आ रहा होगा। नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर जाकर के पहले देख ले, उसके बाद फिर इस वीडियो में कंटिन्यू करें, क्योंकि एक एक स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेट करके चलते हैं। तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप सारी वीडियोस को सीक्वेंस में देखें। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मैंने डाल दी हैं, आप प्लेलिस्ट से जाकर के सारी वीडियोस को सीक्वेंस वाइज ज़रूर देखिएगा। हर एक वीडियो की अपनी इंपॉर्टेंस है, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा तब चीज़ आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, तो अब मैंने बोला मैंने आपको बताया अपने लिए हम किसका यूज़ करेंगे? आई, और सेकेंड पर्सन के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो किसका करेंगे? यू का।
ठीक है। बाकी ये जो रहेगा ये इसी तरीके का रहेगा, बाकी का जो कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा वो इसी तरीके का रहेगा। हम इसको पूरा एज इट इज ऐसा कैसा उतार देंगे, यानी कि मैं जाऊंगा तो आई विल गो, वो तुम जाओगे तो यू विल गो। ठीक है। थर्ड पर्सन की बात हो जाएगी तो थर्ड पर्सन के लिए हम किसका यूज करेंगे, ही का या फिर शी का यूज करते हैं। दो ही लोग होते हैं, ही या फिर शी। तो अब यहाँ पे हम नाम नहीं ले रहे हैं किसी का, तो ही और शी का यूज करेंगे। बाकी का कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहेगा, बिल्कुल एज इट इज सेम ऐसा का ऐसा ही हम इसको उतार देंगे। यानी कि अब आप यहाँ पे देख रहे हो विल विल एज इट इज ऐसे ही आएगा, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म भी इसी तरीके से आएगी। तो अब मैं अगर कोई यहाँ पे एक्शन ले लूँ, सपोज मैंने ले लिया अटेंड द पार्टी, तो भाई मैं पार्टी अटेंड करूंगा, आई विल अटेंड द पार्टी। तू पार्टी अटेंड करेगा, यू विल अटेंड द पार्टी। वो पार्टी अटेंड करेगा तो ही विल अटेंड द पार्टी। यानी कि हमने अभी यहाँ तीनों के लिए बात कर ली, हम भाई फ्रेंड्स हैं। मैंने बोल दिया तू पार्टी अटेंड करेगा, यू विल अटेंड द पार्टी। वो अटेंड करेगा तो ही विल अटेंड, या शी विल, वो करेगी तो शी विल अटेंड द पार्टी। तो ये अब हमारे पास क्या हो गया, हम इजिली अब फ्यूचर के कोई भी सेंटेंस को बना सकते हैं। आपके माइंड में ये जो फॉर्मूला है ये एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, it's a very simple thing that you can make the sentences if the concept is clear. The concept is if you are just using the things that you are using the formula, the formula should be clear in your mind. इसीलिए मैंने बोला आप मेरी वीडियो को पूरा देख के चलिएगा, स्किप मत करिएगा। कि मैं करूंगा तो आई, वो तुम करोगे तो यू, वो करेगा तो शी या फिर ही। ठीक है। दूसरा एक्शन ले लेते हैं, जैसे कि अपॉइंट वर्कर। भाई अब मेरी कोई कंपनी है, सपोज मैंने अपनी कंपनी खोली, मैंने बोला कि मैं वर्कर को अपॉइंट करूंगा, तो आई विल अपॉइंट द वर्कर्स। तुम करोगे, मैंने ऑर्डर दिया कि अब तुम जो है अपॉइंट करोगे, यू विल अपॉइंट द वर्कर्स। वो करेगा तो ही विल या फिर शी विल अपॉइंट द वर्कर्स। अब आपको देखो ये जो एक्शन है आपको क्या करना है, एज इट इज उठा करके इसको ऐसा का ऐसा ही आई विल के बाद, यू विल के बाद या फिर ही या शी के बाद में उठा करके रख देना है। आपका सेंटेंस एज इट इज पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी, आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब इसमें हम कुछ और वोकैब्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि एक्ट इन प्ले। हम सपोज कोई एक्ट चल रहा है, हम कॉलेज में होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, या कहीं किसी छोटे छोटे परफॉर्मेंस होते रहते हैं, तो हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है एक्टिंग करना, मुझे अच्छा लगता है ड्रामा करना, मुझे अच्छा लगता है गाना गाना, कुछ भी करना आपको परफॉर्म करना अच्छा लगता है। तो आप बोल सकते हो कि भाई मैं एक्ट में प्ले करूंगा, तो आई विल एक्ट इन प्ले। मैं एक्टिंग करूंगा, एक्टिंग को इन शॉर्ट यहाँ पे बोल दिया, आई विल एक्ट इन प्ले। तुम करोगे, यू विल एक्ट इन प्ले। वो करेगा तो ही विल एक्ट इन प्ले। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फीड बेबी, बच्चे को खिलाना, खाना खिलाना। वैसा वाला खिलाना नहीं, दैट इज कॉल्ड कडल, और ये होता है हमारा बच्चे को खिलाना, खाना खिलाना जो हम खिलाते हैं। तो आई विल फीड बेबी, मैं बच्चे को खाना खिलाऊंगा। तुम बच्चे को खाना खिलाओगे तो हम क्या बोलेंगे, बस इसके पहले यू लग जाएगा, यू विल, तो हो जाएगा यू विल फीड द बेबी। ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं यू विल फीड द बेबी। उसके बाद वो खिलाएगा या वो खिलाएगी, तो शी विल फीड द बेबी या ही विल फीड द बेबी। क्लियर। नाउ गिटार सीखने की बात आती है। अब अगर हम बात कर ले कि कई ऑब्वियसली बॉयज को ये ज़्यादा क्रेज होता है कि हम गिटार बजाएं। इट्स ऑल्सो माई हॉबी, आई जस्ट आई ऑल्सो वांट टू लर्न गिटार। मैं भी सीखना चाहता हूँ, बट आई हैव अ वेरी बिजी शेड्यूल, हेक्टिक शेड्यूल, सो कॉज ऑफ दैट आई कैन नॉट गिव द टाइम। बट हम बात कर लेते हैं कि हाँ, बट ये है मेरा कि मैं फ्यूचर में इसके लिए टाइम निकालूंगा और मैं फ्यूचर में सीखूंगा। तो आई विल लर्न गिटार, मैं ये बोल सकता हूँ। आप अपने लिए बोल सकते हो कि तुम सीखोगे तो यू विल लर्न गिटार, वो सीखेगा तो ही विल या फिर शी विल लर्न गिटार। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज अडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर। अगर हम आज की बात करें, आज की बात अगर हम करें, आज के अपने आसपास चीजों की बात करें, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे द प्रेजेंट सिनेरियो। ठीक है। अभी अभी का जो प्रेजेंट का समय चल रहा है, हमारा अभी का समय चल रहा है, तो हो जाएगा ये प्रेजेंट सिनेरियो। प्रेजेंट सिनेरियो आज के समय की बात करें तो लोग ज्यादातर क्या कर रहे हैं, हम इंडिया में जो लोग क्या कर रहे हैं कि अपने कल्चर को छोड़ करके क्या कर रहे हैं, बाहर के कल्चर को ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। ये बाहर वाले हैं, उनके लिए हम फॉरेनर्स हैं और वो हमारे लिए फॉरेनर्स हैं। ठीक है। बाहर के कोई विदेश से हम आते हैं तो हमारे लिए दूसरा देश क्या हो जाता है, वो विदेश हो जाता है। तो फॉरेनर्स हम बन जाते हैं एक दूसरे के लिए कि भाई फॉरेन से आए हैं, बाहर से आए हैं, विदेश से आए हैं। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, लोग दूसरों के कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो आप बोल सकते हो कि मैं अडॉप्ट करूंगा, आई विल अडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर।
तुम करोगे यू विल अडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर, वो करेगा तो ही विल अडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर। ठीक है, अच्छा ये तो कोई पॉजिटिव बात। अब यहाँ पे अगर मुझे मना करना है, नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, तो इस सेंटेंस को मैं कैसे बोल सकता हूँ? आई विल तो रहेगा ही रहेगा। अब मना करना है तो मना करने के लिए यहाँ पे क्या लग जाएगा? नहीं लग जाएगा, तो आई विल नॉट। ठीक है, हम क्या बोलेंगे? आई विल नॉट अडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर। ये चीज मैं बोल सकता हूँ, आई विल नॉट अडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर। तुम नहीं करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा यू विल नॉट। ठीक है, क्या हो जाएगा? यू विल नॉट। और बाकी एज इट इज हम इसको ऐसा का ऐसे ही रख देंगे, यू विल नॉट अडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर। वो नहीं करेगा तो ही विल नॉट अडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर या फिर शी विल नॉट अडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर। नेक्स्ट इज स्टील द शो। स्टील द शो का मतलब क्या होता है? सपोज आई एम परफॉर्मिंग समवेयर, मैंने यहाँ पे बात करी थी गिटार सीखने की, भाई मैंने गिटार बजाना सीख लिया। अब सीख लिया है, सीख लिया है। अब देखिए ये सेंटेंस है, यहाँ पे मैंने ये काम क्या कर लिया है? ये कर लिया है, तो मैं बोल सकता हूँ आई हैव लर्नड। थी तो गिटार हमने यहाँ पे क्या किया था? गिटार बजाना सीख लिया था। नाउ आई हैव लर्न गिटार, मैंने सीख लिया, यहाँ पे काम कर लिया। अब जब सीख लिया है तो ऑब्वियसली मैं कहीं ना कहीं इसको परफॉर्म भी करूंगा। तो मैं क्या करूंगा? आई विल एक्ट इन प्ले। आई, या फिर मैं बोल सकता हूँ यहाँ फिर आई विल परफॉर्म इन अ शो। आई विल परफॉर्म इन अ शो। अब आप जब शो में क्या कर रहे हो? यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो, तो आप यहाँ पे आपने शो में परफॉर्म किया और शो बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया, रंग जमा दिया, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं स्टील द शो। क्लियर? यानी कि आपने पहले क्या किया? गिटार सीख ली बजानी, बहुत अच्छे से सीख ली। आपने उसमें परफॉर्म किया। परफॉर्म किसमें किया? आपने शो में परफॉर्म किया। इतना अच्छा जबरदस्त किया कि उसमें आपने रंग जमा दिया, लोग आपको यादगार बन गए, आप उसको याद करने लगे। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो स्टील द शो, यानी कि रंग जमा देना। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपने दी, आपने रंग जमा दिया, बोल सकते हो आई विल स्टील द शो। मैं शो में रंग जमा दूंगा। आपने सीख लिया, आपको कॉन्फिडेंस इतना, बोल सकते हो आई विल स्टील द शो। तुम करोगे इस काम को तो यू विल स्टील द शो, वो करेगा तो ही विल स्टील द शो। तो ये हो गया स्टील द शो, समझ में आ गया होगा, यानी कि रंग जमा देना, अच्छी परफॉर्मेंस देना। स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। नाउ दिस इज द सेंटेंस फॉर दोज स्टूडेंट्स दे आर लर्निंग द इंग्लिश। सो हम उसके लिए बात कर लेते हैं। स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली होता क्या है? यानी कि एक धारा प्रवाह के साथ इंग्लिश बोलना। गाइस, जस्ट आई वांट टू टेल यू वन थिंग, the most of the person they are thinking the person is speaking English very fluently. It doesn't mean कि you are just speaking English very rapidly, बहुत तेजी से आप English बोल रहे हो, that doesn't mean कि it's a fluency. Fluency means कि when you are talking with someone and you are just making them understand easily without hesitation, without any interruption, that is called the fluency. फ्लुएंसी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है गाइज, आप दिमाग से निकाल दीजिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये चीज़ होती है, मेरे भी था जब मैं इंग्लिश सीख रहा था, कि एक बहुत रफ्तार के साथ अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो तो उसको हम फ्लुएंसी कहते हैं। फ्लुएंसी मीन्स कि व्हेन यू आर टॉकिंग विद एनीवन, जब आप किसी से भी बात कर रहे हैं, एंड विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी इंटरप्शन, बिना किसी झिझक के या बिना किसी रुकावट के आप अपनी बात को सामने वाले को समझा पा रहे हैं, देन यू कैन इजिली मेक देम अंडरस्टैंड। अगर आप समझा सकते हैं तो दैट इज कॉल्ड द फ्लुएंसी। ठीक है, तो अब आप इतना सीख चुके हैं, इतना समझ चुके हैं इन टॉपिक्स को देख करके, तो आप बोल सकते हो कि हाँ मैं बोलूंगा, मैं इंग्लिश फ्लुएंटली बोलूंगा। तो आई विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तुम बोलोगे तो यू विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। वो बोलेगा तो ही विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो ये हमारे कुछ एक्शंस थे। नाउ लेंड मनी। लेंड मनी क्या होता है? एक होता है पैसे, भाई मुझे ज़रूरत है, तो मैंने क्या किया, मुझे बहुत ज़रूरत लग रही, तो मुझे लगा कि कोई पर्सन मेरे पास आया, बहुत दया मांग रहा, मेरा मन बड़ा दयालु है, मैं बहुत दया करने वाला हूँ। आई हैव अ मर्सीफुल हार्ट, दया से भरा हुआ मेरा हृदय है, मन है मेरा। तो किसी ने मेरे से कुछ भी पूछा, मेरे से मांगा कुछ भी, मैंने क्या किया, मैंने उसको पैसे दे दिए, दया खा के मैंने उसको पैसे दे दिए। पैसे देना, दैट इज कॉल्ड लेंड मनी। लेंड मनी, ध्यान रखिएगा। पैसे आपने किसी की हेल्प के लिए, आपके पास कोई आया, किसी के घर में शादी थी, किसी को इलाज के लिए पैसे चाहिए था, आपको उस पर दया आ गई, आपने उसको पैसे उधार दे दिए, लिए नहीं है, दे दिए। यू हैव गिवन मनी टू द पर्सन।
तो यहाँ पे इस पर्सन को ज़रूरत थी और ये जो है इसके पास गया, इससे इसने पैसे मांगे, ये पैसे वाला बंदा था, इसने क्या किया, इसने पैसे इसको ट्रांसफ़र दे दिए, तो ही इज़ लेंडिंग मनी। ये पैसे इसको दे रहा है तो ही इज़ लेंडिंग मनी, दे दिए तो ही हैज़ लेंट मनी, और पैसे वो देता है तो ही लेंड्स मनी, और पैसे देगा तो ही विल लेंड मनी। ठीक है, मैंने सारे सेंटेंस आपको बता दिए बोल के कि ये एक एक्शन है, तो यहाँ पे इसको कैसे में यूज करना है। ठीक है, तो पैसे उधार मैं दूंगा, आई विल लेंड मनी, तुम दोगे उधार, यू विल लेंड मनी, वो देगा, ही विल या शी विल लेंड मनी। नेक्स्ट इज बोरो मनी। अब भाई पैसे दिए हैं तो पैसे लोगे भी तो उधार। कई बार हमें ऐसा होता है कि भाई पैसे इसने इसको दे दिया, अब इसको जरूरत पड़ी, इसने इसको पैसे नहीं लौटाए, तो इसने पैसे इसको नहीं लौटाए तो ये किसके पास गया, ये इसके पास गया, इस बंदे के पास गया। अब इसके पास इससे ज्यादा पैसा था, इसने क्या किया, इसको कुछ जरूरत पड़ी तो इसने इससे पैसे क्या किए, उधार मांगे। इसने पैसे उधार मांगे और इसने इसको पैसे उधार दिए, तो ये दे रहा है तो ही इज लेंडिंग मनी, ये इससे मांग रहा है तो ही इज बोरोइंग मनी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उधार दूंगा तो आई विल लेंड मनी, मैं उधार लूंगा तो यहाँ पे बोरो मनी। लेना बोरो होता है, देना लैंड होता है, ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूजन इसमें हो सकता है। ठीक है, आप ऐसे इसको याद कर सकते हो सिंपल तरीके, मतलब होता है पैसे देना और बोरो मतलब होता है पैसे लेना। ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन ना हो आपको। ओके गाइस, तो ये हमारे आज का टॉपिक था जिसको कि हमने समझा। अब बात आती है कि क्या हर एक समय में, हर एक टाइम पे क्या हम चीज़ों के हमारे आंसर्स इसी तरीके के होते हैं कि हाँ मैं करूँगा या मैं नहीं करूँगा। कई बार ऐसी सिचुएशन कंडीशंस भी होती है जहाँ पे हम कंफर्म नहीं होते हैं। जहाँ हम कंफर्म नहीं है वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं, शायद का। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि भाई कल मौसम बिल्कुल बादल छाए हुए हैं, घने बादल छाए हैं, घनघोर बादल छाए हुए हैं, यानी डेंस हो गया एकदम, तो ना घनघोर डेंस। अब घनघोर होता है डेंस और बाहर बादल छाए हुए तो डेंस क्लाउडी, घनघोर घने बादल, डेंस क्लाउडी बाहर मौसम है। घनघोर बादल छाए हुए हैं और बारिश हो रही, बारिश नहीं हो रही, हवा तेज चल रही है। अगर मैं आपसे पूछूं, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, अब जब क्वेश्चन कैसे करेंगे गाइस, क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे विल का ही यूज करेंगे। ठीक है, आपके सामने ये फॉर्मेट है कि मैं अगर आपसे कहूं कि यहाँ मैं इस तरीके से क्वेश्चन कर रहा हूं कि क्या तुम स्कूल जाओगे, या क्या तुम कॉलेज जाओगे, क्या तुम पिकनिक पर जाओगे, इन सभी चीजों के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, विल का। मैं किससे क्वेश्चन करूंगा, मैं सेकंड पर्सन से क्वेश्चन कर रहा हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि एक बंदा ये है और एक बंदा ये है, ये दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो ये जब इससे क्वेश्चन करेगा कि क्या तू शिमला जाएगा, तो विल यू गो टू शिमला। इसने आंसर दिया इसको, तो ये क्या बोलेगा, हाँ मैं जाऊंगा, तो आई विल गो टू शिमला। क्लियर। इसी तरीके से क्या तू खाना खाएगा, क्या तू खाना खाएगा, क्या आप खाना खाओगे। देखिए इस पे मत जाइए क्योंकि हिंदी हमारी अलग अलग तरीके से हम अलग लोगों से बोलते हैं, अपने बराबर फ्रेंड से बोलते हैं तो बोलते हैं क्या तू खाना खाएगा। वहां पे हम एक एक बहुत इनफॉर्मल वे में बात करते हैं। जब अपने यही चीज हम अपने पेरेंट्स से, अपने एल्डर से बात करते हैं तो हम ये नहीं बोलेंगे क्या तू खाना, क्या आप खाना खाओगे। बट इंग्लिश जो बनेगी वो दोनों की इंग्लिश सेम ही रहेगी, विल यू टेक फूड, मैं खाऊंगा तो आई विल टेक फूड। अच्छा, क्या तुम शॉपिंग करोगे, विल यू शॉपिंग करना, डू द शॉपिंग। तो विल यू डू द शॉपिंग, मैं करूंगा तो आई विल डू द शॉपिंग। नहीं करूंगा तो आप यहाँ पे मना कर सकते हो, आई विल नॉट डू द शॉपिंग। ठीक है, आई विल नॉट डू द शॉपिंग, नहीं करूंगा वो। अच्छा, अब ये सेम सेम चीज जो है, अब ये इस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये भी इनका दोस्त है और ये थोड़ा सा कंजूस टाइप का है। इसने बोला अच्छा क्या वो, अब इसके लिए क्या हो गया, इन दोनों के लिए क्या हो गया, ये थर्ड पर्सन हो गया। क्या वो शिमला जाएगा, तो ये क्या करेगा, इससे पूछेगा, कंफर्म करेगा, कंफर्म करने के बाद भी उसको पता चल गया इसका आंसर, तो ये इसका आंसर इसके थ्रू होते हुए इसके पास जा रहा है, तो ये बोलेगा नहीं वो जाएगा। उसने बोला कि वो जाएगा, ऐसा नहीं है, वो इतना भी कंजूस नहीं है, वो जाएगा, तो ही विल गो टू शिमला। नहीं जाएगा, अगर उसने मना कर दिया तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ही विल नॉट गो टू शिमला। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये आपके सेंटेंस हो गए।
अच्छा, ये हो गया। अब जाने की बात हो गई, नहीं जाने की बात हो गई। अब मैं अगर बात बात आपसे कहूँ, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि बादल घनघोर बादल छाए हुए हैं, मैं आपसे कहूँ भाई कॉलेज जाओगे, विल यू गो टू कॉलेज, तो आपका आंसर क्या होगा, हाँ या फिर ना। कई बार हम ये बोलते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन सिचुएशन कंडीशन ऐसी बनती है कि अब आप ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस चलो कॉलेज से छुट्टी ले सकते हो बट ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकते हो, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे कि मैं शायद जाऊंगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे शायद के लिए बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मे। शायद के लिए हम मे का यूज करते हैं, तो आई मे गो टू कॉलेज या गो टू ऑफिस। मैं शायद ऑफिस जाऊंगा, भाई शादी हो रखी घर में, पार्टी वार्टी होने वाली है, लोग मेहमान आ रहे हैं, तो मैं शायद कल जाऊंगा, तो आई मे गो टू ऑफिस। यहाँ पे मे जो यूज होता है वो फ्यूचर के लिए यूज होता है। ये क्या है, आपकी एक पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे आप ना तो हाँ बोल रहे हो ना ही ना बोल रहे हो। यहाँ पे जो मामला है वो कौन सा है, वो 50-50 वाला है, यानी कि 50% आप श्योर हो, आपने ना भी नहीं कहा और आपने हाँ भी नहीं कहा। सपोज आपका बॉस आपसे कहे कि संडे को आना है, तो विल यू कम ऑन संडे। क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है, विल यू कम ऑन संडे। भाई आप बॉस को मना भी नहीं कर सकते हो डायरेक्टली और हाँ भी नहीं बोल सकते हो, मन भी नहीं। आपने बोला सर मेरा ना कुछ बहुत अर्जेंट वर्क है, मैं ट्राई करूंगा, आई विल ट्राई, लेकिन मैं ना शायद आऊंगा, शायद ही आऊंगा, शायद आऊंगा। तो यहाँ पे उसने क्या किया, ना ही हाँ कहा ना ही ना कहा, उसने 50-50 आंसर दे दिया। अगर गया तो ठीक है, नहीं गया तो उसने ऑलरेडी बोल रखा था। तो यहाँ पे एक ना करने का ये भी एक अच्छा तरीका है, जहाँ पे आप किसी को मना कर सकते हो। तो मैं नहीं, मैं शायद जाऊंगा, तो आई मे गो टू ऑफिस। मैं शायद मीटिंग अटेंड करूंगा, तो आई मे अटेंड द मीटिंग। मैं शायद क्लास अटेंड करूंगा, तो आई मे अटेंड द क्लास। मैं शायद पार्टी में जाऊंगा, मैं शायद पिकनिक पर जाऊंगा, मैं शायद पार्टी दूंगा, मैं शायद पार्टी अटेंड करूंगा। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस जहाँ पे शायद की बात आ जाती है, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, मे। सेम इसी तरीके से फ्यूचर के थर्ड पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं कि वो शायद पार्टी अटेंड करेगा, तो ही मे। उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, ही मे अटेंड द पार्टी। वो शायद, अब अच्छा एक आता है शायद, एक आता है शायद ही, यानी कि अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज कितनी बची हैं, 75% के। आपने लगभग किसी को मना कर दिया, शायद ही आपने बोल दिया। तो जब शायद ही बोल दिया, तो यहाँ पे मे से तो काम नहीं चलेगा, तो यहाँ पे हम करेंगे वो शायद ही, यानी कि ही माइट। तो यहाँ पे हमारे पास अब कितने आंसर हो गए, वो जाएगा, ही विल गो, वो नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो, वो शायद जाएगा, ही मे गो, वो शायद ही जाएगा, तो ही माइट गो। यानी कि अब हमारे पास इतने आंसर्स हैं फ्यूचर के लिए कि हम फ्यूचर में इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे भी फॉलो होगा। आपने बोला कि विल यू अटेंड द क्लास, या आई विल अटेंड द क्लास, मैं करूंगा। नहीं, मैं क्लास अटेंड नहीं करूंगा, तो आई विल नॉट अटेंड द क्लास। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा ठीक है मैं ट्राई करूंगा। मैं शायद करूंगा, शायद कल की क्लास, तो आई मे। मैं शायद ही करूंगा, तो आई माइट अटेंड द क्लास। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, आई होप समझ में आ गया होगा। अब बाहर के मौसम की बात कर लेते हैं, जिस तरीके के अभी मौसम चल रहा है बाहर। अब सपोज घनघोर बादल छाए हुए हैं, तो आप बोल सकते हो कि बाहर घनघोर बादल छाए हुए हैं, या बादल छाए हुए हैं, तो आप बोल सकते हो इट्स क्लाउडी। ठीक है, इसके लिए क्या बोलेंगे हम, क्लाउडी, CLOUDY, क्लाउडी, इट्स क्लाउडी आउटसाइड। अच्छा, बूंदाबांदी हो रही है, एक तो होता है ना कि बरसात हो रही है, तो इट्स रेनिंग। और एक होता है कि बूंदाबांदी हो रही है, तो आप वहां पे क्या बोलोगे, इट्स ड्रिजलिंग, इट्स ड्रिजलिंग, ड्रिजलिंग, इट्स ड्रिजलिंग, ड्रिजलिंग। तो यहाँ पे हम स्पेलिंग यूज करें, DRIZZLING। देखिए बहुत से लोग इसको Z पढ़ते हैं, बहुत से लोग इसको Z पढ़ते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि इसको आप Z भी बोलते हैं और इसको आप Z भी बोलते हैं। जैसे जी सिनेमा, जी न्यूज आपने सुना होगा। आप जैसे बोलते हैं ना कई जगहों पे हम इसको, तो इसका जो एग्जैक्ट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो Z है, Z नहीं है। बट Z भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो गलत वो भी नहीं है, ठीक है। ब्रिटिश एंड अमेरिकन का डिफरेंस चलता है, तो याद रखिएगा इट्स कॉल्ड जी। जब हम प्रोनाउंशिएट करते हैं तो जी का ही साउंड आता है कहीं भी। क्लियर। तो ये हो गया हमारा कि बाहर बूंदाबांदी हो रही है, इट्स ड्रिजलिंग। यहाँ अगर ना दिख रहा हो आपको, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, DRIZZLING, ड्रिजलिंग, इट्स ड्रिजलिंग आउटसाइड। फिर उसके बाद एक होता है कि घनघोर बारिश हो रही, भयंकर मूसलाधार बारिश हो रही है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, इट्स पोरिंग आउटसाइड,
POURING, पोरिंग, पोरिंग हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं, पोरिंग, POURING, पोरिंग। आप बोल सकते हो इट्स पोरिंग आउटसाइड। तो आप बोल सकते हो इसको इट्स पोरिंग आउटसाइड। फिर इसके बाद आप यहाँ पे बोल सकते हो लाइक बहुत मूसलाधार बरसात हो रही है, तो बोल सकते हो इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। ये आपने सुना होगा, रेनिंग कैट्स एंड डॉग, RAINING, रेनिंग कैट्स एंड डॉग। ये एक तरीके का इडियोमैटिक आंसर है। इसको ये मत समझिए कुत्ते बिल्ली बरस रहे हैं बाहर। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। तो ये हो जाएगा आपका कि मूसलाधार बारिश हो रही है। दोनों का मतलब एक ही है, पोरिंग आउटसाइड, इट्स ऑल्सो मूसलाधार बरसात। और अगर आप ये बोल रहे हैं कि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, इट्स ऑल्सो द सेम थिंग कि मूसलाधार बरसात हो रही है। तो ये कुछ इसके वो कैप्स हैं जिनको कि आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। बूंदाबांदी हो रही है, दैट मीन्स इट्स ड्रिजलिंग। भयंकर बरसात हो रही है, मूसलाधार बरसात हो रही है, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। और इट्स पोरिंग, बाहर बादल छाए हुए हैं, तो आप कह सकते हो इट्स क्लाउडी आउटसाइड। हवा चल रही है, इट्स एरी वेदर। हाँ, ये अब बूंदाबांदी हो रही, ये हो गया। एंड इसके बाद तो ये आपको पूरा, आई थिंक ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। और पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। विल का यूज़ क्या करते हैं हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। विल का बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं वो फ्यूचर के लिए करते हैं। जब भी आपको सेकंड पर्सन से कंफर्म करना हो कुछ, तो हम विल से क्वेश्चन करेंगे। विल यू, सपोज वट एवर यू आर डूइंग कि मैगी खाओगे, विल यू टेक मैगी? हाँ मैं खाऊंगा, आई विल टेक मैगी। नहीं खाऊंगा तो आई विल नॉट टेक मैगी। मैं शायद खाऊंगा, आई मे टेक मैगी। मैं शायद ही खाऊंगा, आई माइट टेक मैगी। अब वही थर्ड पर्सन से पूछ लेते हैं, चाय पियोगे? विल यू टेक टी? हाँ मैं पीऊंगा। क्या वो पिएगा? विल ही टेक टी? वो पिएगा, ही विल टेक टी। नहीं पिएगा, ही विल नॉट टेक टी। शायद पिएगा, ही मे टेक टी। वो शायद ही पिएगा, ही माइट टेक टी। तो ये ओवरऑल हमारा आज का टॉपिक था गाइस। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ इज देयर एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट इन द टॉपिक, यू कैन do the comment in the comment section, then I will just definitely try to solve that your doubt. And just guys, keep supporting me and just keep sharing this video. The person they are thinking English is very tough, guys, seriously, just I try to make it easy and easy. मैं कोशिश यही करता हूँ कि अपने टॉपिक को इजी से इजी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझा करके आपको बता सकूं, ताकि आप इजीली इस चीज़ को समझ सको। बट डोंट टेक इट द थिंग्स लाइक एज अ सब्जेक्ट। इसको सब्जेक्ट की तरीके से मत लीजिए। whatever I'm teaching here, just apply that things in your daily life. If you are just only watching the video and you are not applying the things in your life, so guys, sorry to say, but बिना मेहनत करे कुछ नहीं मिलता है। For getting something we have to lose something. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। The same thing, we have to work hard if you want to learn English, so you have to implement all these concepts in your daily life. So guys, now I have just taught you what all I have taught. Firstly, I have taught the present I taught past, and now today future has completed. ठीक है, तो ये आपका इतने सारे आपके टॉपिक हो गए हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये सारे टॉपिक पढ़ाने के बाद में आई थिंक देयर इज नथिंग इज रिमेनिंग। अब कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसमें कि हम ये समझ के चलेंगे, बाकी क्या आगे हम, ये हमारा बेसिक आज के जो क्लास थी, जो फ्यूचर टॉपिक की जो क्लास थी, जिसमें काफ़ी हद तक हमने कवर कर लिया है अपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को। आई डोंट थिंक कि इफ you are just thinking something like in a present, past and future, so you can easily make the sentence। आप easily sentence को बना सकते हैं। अब आपके पास present भी है, अब आपके पास past भी है, अब आपके पास future भी है। So I hope आपको समझ में आया होगा। So guys, thank you for supporting, for your love, and for your just consistency कि you are just giving time on my video. So thank you for watching my video. Have a great day, have a lovely day to everyone with a bright future. Thank you so much, guys.